चलो जी, तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। देखो बात यह है कि हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा वेक्टर्स। ठीक है। वेक्टर क्या है क्या नहीं है, इनकी कहाँ से जरूरत आ गई, कहाँ ये फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, क्या है इसका। वैसे तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है ना एनसीईआरटी के अंदर, उस चैप्टर नंबर 4 के अंदर का पार्ट है ये। आधा चैप्टर वेक्टर का है और उसमें आगे के कुछ टॉपिक है। पर वेक्टर ऐसा है कि बेसिक्स का टॉपिक है, ये हर जगह काम आता है हमारे पास। तो ऐसे को हम यहाँ पे ही पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि हमारे बेसिक्स में क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ काम रहेगा वो ये रहेगा कि हम बहुत ध्यान से सुनते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगा कि क्या है क्यों है, सब कुछ समझ में आएगा। फिजिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स में जितनी भी चीजें अपन पढ़ेंगे, जैसे कभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, कभी डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, कभी फोर्स पढ़ेंगे, कभी वर्क पढ़ेंगे, ये सारी चीजों को अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इन सबको क्या बोलते हैं अपन? फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ये हमारी दो तरीके की होती है। फिजिकल जो भी हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे ये हमारी दो तरीके की होंगी। एक तो होती है हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी होती है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज। एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो हम इस चीज को डायरेक्ट ही ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास में फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज होती है। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये जितने भी नाम आप सुनते हैं, वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, इन सबको ही अपन बोलते हैं। ये दो हमारे दो तरीके की ये चीजें होती हैं। एक होती है हमारे पास में स्केलर और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर। बढ़िया बात है। अब इसमें ये स्केलर क्या चीज है, वेक्टर क्या चीज है, उनकी क्या जरूरत पड़ गई, वो हम अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चीज का हम यहाँ छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि हमको जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि हम अलग से वेक्टर को पढ़े, अलग से स्केलर को पढ़े, ऐसा क्या मतलब है। इस चीज को आप एक बार के लिए देखना। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्केलर क्या चीज है और वेक्टर क्या चीज है। नहीं, चलो अभी एक भी एक बात एग्जांपल समझ लेते हैं। वेक्टर की जरूरत क्या पड़ी उस चीज का एग्जांपल देता हूँ। चलो एक बार के लिए, मेरे हाथ में पेन है, ये दिख रहा है क्या आपको? मेरे हाथ में पेन हो दिख रहा है? यस। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरी समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट थोड़ी है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, ये 10 अगर सेंटीमीटर है तो ठीक है, ओके, क्या दिक्कत है। आ गई समझ में? इसकी स्टोरी समझ में आ गई कि इसकी आप लेंथ के बारे में चर्चा कर रहे हो, इसकी आप लेंथ समझा रहे हो, और वो जो लेंथ है वो आपने 10 सेंटीमीटर बताई है। एकदम बढ़िया। अब मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं, और सोच के जवाब देना मस्त, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके समझ में आएगा। अगर मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताओ ये किधर जाएगा? तो बताओ ये क्या किधर सर? जाएगा? अगर 10 मैंने इस न्यूटन का? पेन पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये किधर जाएगा? किधर जाएगा? अभी अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक हमको इसका डायरेक्शन नहीं बता दिया जाता, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि भैया ये तो बताओ किधर लगा रहे हो फोर्स, इसको आप लेफ्ट साइड में लगा रहे हो कि राइट में लगा रहे हो, ऊपर से नीचे लगा रहे हो, नीचे से ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको डायरेक्शन भी समझानी पड़ेंगी, नहीं तो पूरी बात ही समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब फिजिक्स में हम जब भी पढ़ेंगे तो लेंथ के बारे में जब बात करेंगे तो वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जहां पर आपको डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, केवल आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी है, ऐसी बात बता दी, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है सिर्फ इसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया तो काम चल जाएगा, किसमें? स्केलर में। मैग्नीट्यूड बता दिया तो काम चल जाएगा स्केलर में। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जैसी हो जाती है जहां पर मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। बताओ ये चीज समझ में आ गई? क्या ऐसी क्वांटिटी मतलब एग्जिस्ट कर सकती है कि बिना डायरेक्शन के काम हो जाए? नहीं, आप फोर्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी सच में जरूरत पड़ रही है हमको, जहां हमको साथ में डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। और कुछ क्वांटिटी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बताओ, समझ में आएगा कहानी? वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? वेक्टर बोलते हो डायरेक्शन वाली चीजें। थोड़ा यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं इस चीज को। डायरेक्शन का स्केलर में होती है ओनली मैग्नीट्यूड वाली बातें। क्या होती है? ओनली मैग्नीट्यूड वाली बातें। और यहां मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो एक चीज तो हमको ये समझ में आ गई कि ये तो बहुत ही परफेक्ट है। और इस चीज का मैं एक बार के लिए आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। एक बार वो देखिए ना आपने, वो धमाल मूवी देखिए, डब्लू, उसमें आता है एक डब्लू के नीचे बड़ा सा वो खजाना है। हैं, देखा है क्या प्रिया? यस सर। तो उसमें वो होता है ना, उसमें यही बोलता है ना कि चलो एक बड़ा सा डब्लू है, ये लो, एक ये बना दिया वो डब्लू। और इस डब्लू के अंदर ये वो डब्लू वाला पेड़ था, और उसको बोल दिया कि बेटा जा ले ले, वहां खजाना है। यहाँ पे भी छोटे छोटे पेड़ थे बड़े से डब्लू के नीचे। अब वो भाई साहब फुर्ती से वहां से सुन के कि चलो डब्लू के नीचे है और कहाँ पे, गोवा में है, तो वो गोवा के लिए रवाना हो गया। पूरी फिल्म में वो मजे करते रहते हैं। अब वो पहुंच गया यहाँ पे। अब पहुंच के उसने फिर देखा कहाँ पे है, खोदना शुरू किया।
तो इसने इधर आके जैसे देख लिया 5 मीटर इधर आके खोद लिया, उसने पूछा था कि कहाँ पे, तो उसने बोला था कि पेड़ के 5 मीटर में है, उसके पास पेड़ के 5 मीटर में है। अब उसने डायरेक्शन नहीं पूछी कि 5 मीटर इधर है कि इधर है, वो भाई साहब उसको तो खजाने की पड़ी थी, कौन पूछेगा डायरेक्शन, भागो। वेक्टर वेक्टर उसने पढ़ नहीं रखा था, फिजिक्स उसने पढ़ नहीं रखी थी, उसको क्या पता उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखना कितनी खतरनाक प्रॉब्लम हो जाएगी बिना वेक्टर के। तो भाई साहब इधर चला गया 5 मीटर का, उसने गड्ढा खोद दिया, इधर कुछ नहीं मिला उसको। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, इधर खोद लेते हैं, इधर भी 5 मीटर का गड्ढा खोद लिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला उसको। फिर सोचा क्या करे, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, इधर भी खोद लेते हैं, इधर भी खोद लेते हैं। भाई साहब पूरा सर्कल खोद दिया उसने, इधर इधर इधर, और उसको भैया पूरा का पूरा 5 मीटर पूरा सर्कल खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला। माथा पकड़ के बैठ के क्या करें, क्योंकि एक बात और भी तो हो सकती है, 5 मीटर ऐसे केवल जमीन जमीन में खोद रहा है वो ना, इधर भी खोद लिया इधर भी खोद लिया, 5 मीटर नीचे भी तो हो सकता है, 5 मीटर इधर टेढ़ा भी तो हो सकता है, 5 मीटर टेढ़ा हो सकता है, 5 मीटर इधर टेढ़ा हो सकता है, 5 मीटर इधर टेढ़ा हो सकता है, मतलब वो स्फेरिकल शेप में बन गया पूरा। अगर वो ये डायरेक्शन पूछ के आ जाता कि भैया लेफ्ट में है कि राइट में है कि डाउन है या हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इधर है, अगर वो डायरेक्शन पूछ के आ जाता तो इतना माथा मुड़ी करना पड़ता उसको, नहीं। तो उसको ऐसा भैया पागल कर देता है इंसान को। तो बिना वेक्टर की ये हालत हो जाती है, देख लो बाप। वेक्टर की कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स में, और ये बेसिक में आएगा, बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है। बिना वेक्टर के बहुत चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, जैसे इसी अभी इन्फॉर्मेशन अपन ने बात करी कि बताओ ये पेन किधर जाएगा, और हम बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते कि किधर जाएगा, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा भैया ये बताओ कि ये फोर्स आपने किधर लगाया, और ये जो किधर वर्ड है ना, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब आपके सामने बिना डायरेक्शन के आप चीज बता ही नहीं पाए। तो कहानी ऐसी है कि हमको नीड जरूरत क्यों पड़ रही है वेक्टर की, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो भैया पूरा खजाना खोदना पड़ जाएगा, इसलिए ध्यान रहे जरूरत तो है बढ़िया तरीके से। अब एक बार के लिए इस चीज को लिख लेते हैं कि नीड ऑफ वेक्टर क्या चीज है, तो इसका जो हमारा एक तरीके से इसमें जो हम पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनते जाना, बहुत मजा आएगा। फिजिक्स इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ना, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। पर यह है तुम टाइम पे रिवाइज करते जाना, उसके बाद देखा क्या मजा आता है। हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो अपन ऊपर बात कर रहे हैं, जिस किसी भी तरीके की फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी जैसे 3 मीटर हो, 4 न्यूटन हो, ये वो जितनी भी तरीके के एग्जांपल के लिए जैसे अपन बात कर लेते हैं 4 kg, अब ये भी मास, ये मास है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे हमारे पास में कभी 4 सेंटीमीटर बोल दिया तो ये भी हमारे पास में लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें ये जो है ना, ये 4, इसको बोलते हैं अपन न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। और साथ में ये जो केजी दिख रहा है ये आपका यूनिट है, क्या है ये, यूनिट है। ऐसे ही हमारे पास में ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये हमारा यूनिट है, मैं इसको एन और यू से दिखा रहा हूँ सीधा ही, है ना, एन और यू से दिखा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है हमारे पास में, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में यूनिट होता है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं आता, इजीली समझ में आ गई बात। लेकिन हमारे पास में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन के अंदर अगर आपने बोल दिया ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये आपने यूनिट भी लगा दी साथ में, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको डायरेक्शन के बारे में भी और जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा काम आप 10 न्यूटन का एप्लीकेशन कर ही नहीं पाएंगे कि 10 न्यूटन किधर लग रहा है ये तो बताओ, है ना, 10 न्यूटन किधर लग रहा है, नहीं तो वो खोदते रहो फिर 5-5 मीटर का लंबा चौड़ा, पूरा खुद का माथा खराब कर लो, फिर माथा पकड़ लो। अब बेचारे ने फिजिक्स पढ़ी होती तो उसका काम हो जाता, बताओ। तो ये मूवी लोग बना लेते हैं, डायरेक्ट एक्टर बनने के लिए जाते हैं तो फिजिक्स थोड़ी पढ़ के जाते हैं, वो आर्ट्स कॉमर्स ले लेते हैं, इसलिए दिक्कत हो गई बेचारी। खैर ये तो कॉमिक वाली बात हो गई, वो तो जिस राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी वैसा ही करना था उनको। चलो जी भैया ये समझ में आ गई, हमको यहाँ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप नोट करना शुरू करें अपनी नोट्स कॉपी में। यहाँ पे सीधी बात ये आएगी, सम क्वांटिटी कैन नॉट बी completely defined by only numerical value and unit. It require direction also. बिना डायरेक्शन के उन चीजों को आप नहीं बता पाएंगे, कुछ चीजों में डायरेक्शन नहीं चाहिए लेकिन कुछ चीजों में तो आपको डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। इतनी बात बढ़िया, इसलिए हमको डायरेक्शन वाली चीजें पढ़नी पड़ेंगी। स्केलर अलग पढ़ना पड़ेगा जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन के लेना देना नहीं है, और वेक्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा जिसके अंदर हमारे पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी है। इतनी बात हमको समझ में आई, ठीक है। अब आपका जो काम है वो ये है, इसके आगे अपन चलते हैं अगले पेज पे। कितना नोट कर लिया क्या आपने? यस सर। चलो ओके, अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास में अब स्केलर और वेक्टर को हम पर्सनली पढ़ने वाले हैं, तो अगली जो पहली हेडिंग हमारी यहाँ पे आ जाएगी वो यही आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटीज।
ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं अभी अभी देख लिया अपन ने। वैसे तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है और कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्या चीज है, जो केवल मैग्नीट्यूड, जैसे लेंथ हो गया, इस तरह की क्वांटिटी जहां कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। तो इसके अंदर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, 11th के एग्जाम में ये आपके आ सकता है कि फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बताओ, या स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन बताओ, या इनके एग्जांपल बताओ। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज आप बढ़िया तरीके से तैयार करें। इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, द फिजिकल क्वांटिटी विच, लिखते जाओ आप भी साथ साथ में, the physical quantities which have only magnitude, which have only magnitude and no direction, these are called scalar quantity। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास में एग्जाम्पल जो हमारे आएंगे वो ध्यान से रखते जाना। ये चीज आपको याद रखना, पहला तो एग्जाम्पल आपका लेंथ ही है, ठीक है। उसके अलावा एक एग्जांपल अभी मैंने मास का दिया जो 4 kg वाला दिया है, उसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ऐसे थोड़ी बताना पड़ता है 4 किलो राइट साइड में वजन ज्यादा है। अब कोई मोटा आदमी हो तो वो एक अलग बात है, उसका 4 किलो अलग वजन लटकता रहता है, वो अलग बात है। जनरली हम किसी का मास बताते हैं तो हमारा यही रहता है ना कि ये इतने केजी का है, तो मास हमारा स्केलर क्वांटिटी। ये एग्जांपल एडजेक्टिव आपको याद रखना, लेंथ किस में आता है, स्केलर में आता है, मास किस में आता है, स्केलर में आता है। और थोड़ा फील भी ले पाओगे आप कि सच में यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिन जिन में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो हम वैसे भी फील ले सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा इनको आप याद रखेंगे। लेंथ हो गया, मास हो गया, और हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, टेम्परेचर हो गया, बहुत बढ़िया। और TU सर डेंसिटी भी, डेंसिटी भी बिल्कुल आ जाएगी, एकदम परफेक्ट जवाब। हमारी डेंसिटी के अंदर भी किसी तरीके का कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं होता। डेंसिटी के अलावा आ जाएगा आपका टाइम। टाइम भी कोई नहीं होता भाई, एक्स डायरेक्शन का टाइम अलग हो, वाई डायरेक्शन का टाइम अलग हो, ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया के लिए टाइम एक जैसा ही है, हर डायरेक्शन में टाइम एक जैसा ही है, अलग डायरेक्शन में अलग टाइम का कोई रोल नहीं है। एक अपना जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। थोड़ी सी ये ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या है, थोड़ी इलेक्ट्रिक करंट ये है, ध्यान रखना। उसके अलावा जितनी भी वर्क होगा, वर्क हमारा फोर्स वगैरह नहीं, वर्क की बात है। फोर्स में तो अभी वेक्टर देखा था अपन ने। वर्क और एनर्जी आपने चैप्टर पढ़ा था ना, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, वो तीनों के तीनों स्केलर है, वो तीनों के तीनों स्केलर, वर्क एनर्जी पावर वाले। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है तो फिर रेजिस्टेंस भी स्केलर ही होगा। रेजिस्टेंस भी स्केलर ही होगा, डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी स्केलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर, प्रेशर के अलावा एक होता है हमारे पास में सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन। और ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो पूरा चैप्टर आएगा हमारे पास में, तो वहां बात करेंगे। एक बार के लिए इसको ध्यान रखने हो भाई, जो जितने भी लिक्विड होते हैं ना हमारे पास में, चाय और ये सब चीजें होती हैं, इसका मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। ये नहीं होते मच्छर वगैरह होते हैं या मक्खी वगैरह होते हैं, ये चाय की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, या पानी की सरफेस पे बैठे हुए रहते हैं। अब एक बात सोच के जवाब दो, पानी की सरफेस है उसके ऊपर ऐसे कोई प्लास्टिक तो बिछा हुआ है नहीं, और मच्छर मक्खी की तो वैसे भी पैर बहुत पतले पतले होते हैं, तो घुस जानी चाहिए ना, घुस जानी चाहिए, ऐसे तो है नहीं मोटे मोटे हैं, बताओ फिर भी नहीं घुसते। फिर उनका वेट वाटर से कम होगा ना। लेकिन पैर, चलो वेट वाटर से कम है, लेकिन पैर जो है वो उसके कांटेक्ट में है, इतना पतला सा पैर है और सरफेस में पानी है, और पानी ऐसे चिपका हुआ नहीं होता, ऐसे दूर दूर हो सकता है। अभी अपनी अंगुली डालो, दूर दूर हो जाता है पानी का पार्टिकल, तो उसके उसका जो बायंट इतना फोर्स लग जाएगा। बायोन फोर्स तो तब लगेगा जब वो उसके अंदर घुसेगा, लिक्विड के अंदर घुसते हैं तो बायोन फोर्स लगता है। लेकिन अभी तो हम उस सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, वो सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, उसका एक तिनका भी उसका पैर का नहीं घुसा उसके अंदर। तो बताओ, ये चीज होती है सरफेस टेंशन। मैजिक। मैजिक नहीं, इसको फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स में आएगा सरफेस टेंशन, सरफेस पे लगने वाला टेंशन। सर इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। फिजिक्स में ये मान लो नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। जितना बोरिंग बनाओ उतनी बोरिंग भी बनती है, और जितना इंटरेस्टिंग बना लो उतना इंटरेस्टिंग भी बनती है। आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आज जो पढ़ा दिया वो कल आपको याद होना जरूरी है, इतना मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में, मजा आ जाएगा। मान लो सरफेस टेंशन हो गया। उसके अलावा हमारे पास में एक वर्ड और आप इसमें याद रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी भी बातें हम आगे कर लेंगे, अभी तो आप जस्ट इसको याद रख लो कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। बाकी आगे पूरी फिजिक्स में हम यही चीजें, पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे अपन पूरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेंथ, मास, वॉल्यूम का चैप्टर आएगा, टेम्परेचर का चैप्टर आएगा, डेंसिटी का चैप्टर आएगा, टाइम का तो कहता ही रहता है, इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर आएगा 12th क्लास में, वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर आएगा, प्रेशर का चैप्टर आएगा, सरफेस टेंशन का चैप्टर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर आएगा। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास में, एक एक इनको डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तो इतना जानेंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है।
ठीक है, ये बात हमारी यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो गई। और यहाँ छोटा सा एक हमको नोट लिखना है, और नोट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, नोट में आपको लिखना है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो केवल और केवल सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं या यूनिट के साथ बिना किसी डायरेक्शन के। तो आप इसमें ये लिख लीजिए साथ में, स्केलर में, चलो इसको ब्लैक से लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। स्पेसिफाई ए सिंगल नंबर विद यूनिट। नंबर लिखो, यूनिट लिखो, और आपका ये स्पेसिफाई हो जाएगा बात। एग्री? 2 नंबर पे यहाँ जो हमारे पास में आती है क्वांटिटी, वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन अब समझ ही गए आप क्या करना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी के लिए Yes. हमारे पास में वो हो जाएगा, मतलब उसके साथ में डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो इसकी लैंग्वेज आप लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज, लिखना शुरू करो। द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction। मैग्नीट्यूड भी ये रखती हैं और साथ साथ में इनका डायरेक्शन का भी काम। और इसके अलावा एक चीज हो रहा है जो हम आगे और अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ, ओबे यानी फॉलो करना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो हम वेक्टर लॉ भी आगे पढ़ेंगे अपन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये टॉपिक पढ़ेंगे, उनके लॉ जो पढ़ेंगे ना, उनके लॉ को ये फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। तो 3 बातें हो गई हैं वेक्टर होने के लिए। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और अकेला सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो जाना पर्याप्त नहीं है, डायरेक्शन के साथ साथ में वो वेक्टर लॉ के लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सीधा भी आप इसके एग्जाम्पल लिखें। इसके एक तो हमारे पास में क्या होता है, अच्छा इस लेंथ में आपकी डिस्टेंस आती है, यहाँ ऊपर एग्जाम्पल में लिख लेना एक बार। लेंथ में क्या आती है हमारी, डिस्टेंस, तब तो स्केलर क्वांटिटी है। और अगर वही चीज बन जाएगी हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्या बन जाएगा, तब वो वेक्टर हो जाएगा। आज तक बात करते थे ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, नाम सुनते थे, अब वो यहाँ पर जाके देखो बंटवारा होने लग गया भाइयों के अंदर। तो ये बड़ा खतरनाक चीज होने वाली है। तो थोड़ा बच के रहना है, कौन डिस्टेंस है कौन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा हमारा वेलोसिटी, जो आप डिफरेंशिएशन करते थे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी आता था। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। और वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन करते, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता था, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा भाई साहब, ये भी वेक्टर बन जाएगा। ये तीनों बढ़िया आदमी है, आराम से तीनों एक ही जगह रहते हैं, बढ़िया मजे से काम करते हैं। एक्सेलरेशन के बाद में फोर्स, ये तो अभी अभी देखा अपन ने, उसमें तो डाउट ही नहीं है, बढ़िया तरीके से बिना डायरेक्शन के आप बात ही नहीं कर सकते। ये हमारा फोर्स हो गया। उस तरीके से एक और हमारा ध्यान रखना, मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, ये भी हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे, सारी बातें आएंगी। मोमेंटम का ध्यान रखना है, हमारे पास में कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के। अब मोमेंटम में 2 तरीके के होते हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या क्या ध्यान रखना, एक तो लीनियर और एक एंगुलर। ये क्या है क्यों है, दोनों की बातें अपन कर लेंगे। अभी तो आप ध्यान रखना, अगर मोमेंटम वर्ड दिख जाए ना, चाहे वो लीनियर वाला मोमेंटम हो चाहे वो एंगुलर वाला मोमेंटम हो, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे क्या है क्यों। बस आप नाम सुनते जाओ अभी तो, और ध्यान रख लो कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं, और बढ़िया से अपन पढ़ेंगे। तो मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास में एक वर्ड और आप, वेट। एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। सर वेट वेट के बारे में भी चलो अभी बात करते हैं आपसे। 2 ये वर्ड हो गए हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 12th क्लास के टॉपिक आएंगे। अभी हमको ध्यान में रखना है कि ये दोनों कैसे क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेट हमारा एक तरीके का फोर्स होता है, वेट हमारा एक तरीके का फोर्स ही होता है। तो अगर आपने फोर्स लिख लिया है और अगर वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, वेक्टर ही हो जाएगा। टी नहीं लगता वे जी है चीज। सर फोर्स और वेट सेम कैसे होता है, बताएंगे, चैप्टर आएगा हमारा फोर्स, उसके अंदर इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से, बड़ा मजा आ जाएगा। ये मान लो आज तक की जितनी चीजें पढ़ी है ना आपने, ऐसे पूरे मच्छर वाले मक्खी वाले चारों तरफ फिजिक्स फिजिक्स दिखेगी आपको। कमरे के बाहर फिजिक्स, कमरे के अंदर फिजिक्स, खुद पे फिजिक्स, खुद के अंदर फिजिक्स। नहीं, खुद के अंदर तो बायो होती है क्या, हाँ तो तुम नीट वालों के लिए खुद के अंदर बायो हो जाएगी, उसके बाहर मोबाइल में
और सब जगह बिजली का तार में दिखाऊंगा तुमको खोल खोल के मैं ऐसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके की जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी आपको वेक्टर क्वांटिटीज में देखने को मिलेंगी। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन की हमारी क्या जरूरत पड़ गई फिजिक्स में, ये क्या आ गया बीच में, वेक्टर कहाँ से आ गया और ये सब कहाँ से आ गई। तो ये हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी, 5 मिनट के अंदर छोटा सा रिकेप करते हैं, जल्दी से देखना। वेक्टर क्वांटिटीज हमारी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में दो तरीके की पढ़ते हैं अपन, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर जिनको केवल मैग्नीट्यूड की ही जरूरत है, जैसे कि अभी लेंथ की बात करी अपन ने, 5 सेंटीमीटर का हमारे पास में वायर है। वेक्टर क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, बिना आप डायरेक्शन के तो बात ही नहीं कर पाएंगे, बिना डायरेक्शन के एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते आप, नहीं तो वो 5 मीटर वो डब्लू खोदते जाओ आप, बस ये बात रह जाएगी, फिर ध्यान रख लेना। तो वेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेक्टर की जरूरत इसीलिए पड़ी हमारे पास। तो नीड ऑफ वेक्टर अपन ने छोटा सा समझ लिया, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर, तो आप इतना सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको विदाउट डायरेक्शन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, इस वजह से उनके हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ ली और हमने एग्जांपल पढ़ लिए। सुपर इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला, डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है, एग्जांपल आपके एग्जाम में आते हैं, दोनों की डिफरेंस की टेबल होती है, वो भी अपन बात कर लेंगे। चलो अभी बना लेते हैं वो टेबल तो एक छोटी सी, उसके बाद अगला टॉपिक हम कल से शुरू कर लेंगे। चलो अगले पेज पे इसके टेबल बनाते हैं फटाफट से। छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए भैया यहाँ पे आप, DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स, स्केलर में ए आता है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लाइंस बनेंगी ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी कि यहाँ तो हम लिख देते हैं स्केलर्स और यहाँ लिख देते हैं वेक्टर्स। ठीक है, इसमें हमारा पहला आ जाएगा, स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर्स के पास में दोनों चीजें हैं, वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों तरीके की चीजें इनके पास होती हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है 2 नंबर पॉइंट, इसमें आप लिख लेना, दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंज। अगर आपने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया बोले तो 2 न्यूटन की 2 मीटर की जगह 4 मीटर बोल दिया तो डेफिनेटली अलग अलग चीजें हो गई, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पहले एक बार देखना, अगर यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया और सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर दी तो भी अलग वेक्टर हो जाएगा। सर तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा वेक्टर में चेंज होगा, वेक्टर में क्योंकि दोनों चीज मैटर करती है। अगर आपने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी ये बोला जाएगा कि वेक्टर चेंज हो गया है, तो भी ये बोला जाएगा कि वेक्टर चेंज हो गया है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों का फर्क पड़ता है, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो या मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, दोनों के अंदर वेक्टर का चेंज होना तय है, जबकि यहाँ तो केवल मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। तो आप इसमें लिख दीजिए, दे चेंज इफ, इस चीज को अपन इस तरीके से लिखते हैं कि या तो आप इस चीज को चेंज कर दो या तो आप इस चीज को चेंज कर दो, तो आइदर और वाला अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, आइदर देयर मैग्नीट्यूड, आइदर देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आप दोनों में से कुछ भी चेंज करेंगे तो भी आपका जो वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, जबकि स्केलर के अंदर केवल और केवल किस पे डिपेंडेंट था, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट था। थर्ड पॉइंट इज, स्केलर के अंदर जो भी आप जोड़ भाग करेंगे, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, वो नॉर्मल जो आज तक आप अलजेब्रा पढ़ते थे ना, प्लस माइनस वाला, वैसे करेंगे। लेकिन वेक्टर के अंदर एक लॉ पढ़ा था अपन ने, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो उसके लिए अलग से लॉज अवेलेबल है, वेक्टर्स के एडिशन करने के लिए अलग से लॉ अवेलेबल है। स्केलर के अंदर जो आज तक नॉर्मल अलजेब्रा करते थे आप वैसा वैसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैन बी एडेड
can be added according to ordinary laws of algebra। और यहाँ पे जो आप करेंगे, ये हम ऐड करते टाइम पे क्या ध्यान रखेंगे, कैन बी एडेड ओनली बाय यूजिंग स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन के स्पेशल लॉ क्या हैं वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस चीज को आपको याद रखना है, और उसके लिए बिल्कुल पर्सनल वो लॉ है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही वेक्टर वाले ये ऐड होते हैं, वो डायरेक्टली ऐड नहीं हो जाते। इस तरीके की चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, यस सर। कर लो जी नोट, इतना हो गया। यस सर। ओके, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। बढ़िया तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस चीज को रिवाइज करेंगे अगली क्लास में, वापस से इसका पूरा यूज करेंगे। आज की जो आपको डीपीपी मिलेगी उसके अंदर इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप वो क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे। ठीक है, और ओके सर। एक बार के लिए इसको तो यहीं पे आज का लेक्चर तो अपन फिनिश करते हैं। ठीक है।